नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे दोस्तों है 5वां पार्ट। तो ये भी आपके राजस्थान पुलिस, पटवार और रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और साथ में प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 को। देखिएगा पहला प्रश्न। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। सूर्य की सतह का तापमान होता है। पहला ऑप्शन 600 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 2000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 6000 डिग्री सेल्सियस और चौथा 7000 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की बाहरी सतह को कहते हैं किरीट या कोरोना। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत बार आता है, किरीट या कोरोना कहा जाता है इसको। किरीट या कोरोना कहते हैं। इस सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य ग्रहण के समय यही भाग दिखाई देता है। किसके समय? सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग ही दिखाई देता है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य कलंक का तापमान पूछ लिया जाता है बहुत बार। सूर्य कलंक का तापमान, सूर्य कलंक का तापमान होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य कलंक क्या होता है दोस्तों? सूर्य के अंदर जो ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, काले धब्बे बने हुए होती हैं, उन्हीं को कहते हैं सूर्य कलंक। तो उसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस। और किरीट भाग का तापमान, बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा दूसरा प्रश्न। सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 27 डिग्री सेल्सियस और तीसरा 300 डिग्री सेल्सियस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 27 डिग्री सेल्सियस। देखो कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे को एक छोटा सा तापमान के पैमानों में संबंध का सूत्र ध्यान रखना है। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 और बराबर में R/4। ये तापमान की मुख्य 4 पैमाने होते हैं दोस्तों। एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन और चौथा डिग्री रूमर। तो इन तापमान के पैमानों में ये संबंध होता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसको आप नोट कर सकते हो साइड में कॉपी में। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 और बराबर में R/4। इस तापमान के पैमानों को, संबंध को आपने याद रख लिया तो आप किसी भी पैमाने को किसी भी पैमाने में चेंज कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि सेल्सियस में आपका कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा। तो यहाँ पर सेल्सियस और केल्विन की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ से हम सेल्सियस व केल्विन जो पैमाना है इन दोनों को उठा लेंगे। जो हमारे सूत्र में था C/5 बराबर K-273/5। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 5 दोनों के बटे में है और बराबर में है, तो यहाँ से 5 कट गया सीधा सीधा। अब अपने C बराबर K का मान दे रखा अपने को 300 केल्विन। कितना? 300 केल्विन। तो 300 रख दिया, -273। तो C बराबर कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? पहला ऑप्शन लोहे का टुकड़ा, दूसरा जल, तीसरा स्वर्ण का टुकड़ा और चौथा बेंजीन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ऊष्माधारिता होती है, पहली बात अपन देखते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होती है। मान लीजिए कि आपके पास में 1 ग्राम पदार्थ है। इस 1 ग्राम पदार्थ का ताप अपने को बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। ताप कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसी को अपन कहते हैं ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता होती है आपकी किसकी? जल की होती है। दोस्तों यहाँ पर जल अपना सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो पहला ऑप्शन आपका शून्यांक नियम, दूसरा प्रथम नियम, तीसरा द्वितीय नियम और चौथा तृतीय नियम। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को आंतरिक ऊर्जा की जो संकल्पना मिलती है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है। कहाँ से मिलती है? प्रथम नियम से। ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? बहुत बार आता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपका द्रवण, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा ऊर्ध्वपातन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में जो ठंडा जल रहता है वो किसके कारण रहता है दोस्तों? वो रहता है वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े में बने होते हैं छोटे छोटे छिद्र जिनमें से जल का वाष्प होता रहता है, धीरे धीरे जल उनमें से निकलता रहता है, जिसके कारण मिट्टी के घड़े में जल जो होता है वो ठंडा रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, एसआई पद्धति में तापमान की इकाई है। पहला ऑप्शन आपका केल्विन, दूसरा डिग्री सेल्सियस, तीसरा डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों ताप की जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और ध्यान रखना तापमान एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण होता है। और ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन और तापमान का सीजीएस मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन आपका कैलोरी, दूसरा किलो कैलोरी, तीसरा जूल और चौथा डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ऊष्मा का मात्रक देखो, कैलोरी भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है, जूल भी होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस आपकी ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल और अन्य मात्रक में आते हैं कैलोरी और किलो कैलोरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बर्फ का ताप बढ़ने से उसका गलनांक एमपी, एमपी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका घट जाएगा, दूसरा बढ़ जाएगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा और चौथा शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों बर्फ का ताप बढ़ने पर जो उसका गलनांक होगा वो होगा आपके घट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा। ध्यान रखना, ताप बढ़ेगा तो उसका गलनांक धीरे धीरे घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? पहला ऑप्शन आपका 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस तक, तीसरा 250 से 500 डिग्री सेल्सियस और चौथा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो दोस्तों विकिरण पायरोमीटर जो होता है उसे अपन 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान माप सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है, पहला ऑप्शन आपका प्लेटिनम तापमापी द्वारा, दूसरा गैस तापमापी द्वारा, तीसरा पायरोमीटर तापमापी द्वारा और चौथा वाष्पन तापमापी द्वारा। तो दोस्तों सूर्य का ताप जो मापने का यंत्र है वो है आपका पायरोमीटर तापमापी।
पायरोमीटर से अपन उच्चतम तापमान की गणना करते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार आता है उच्चतम तापमान की गणना किस यंत्र से करते हैं, तो उच्चतम ताप की गणना की जाती है पायरोमीटर से। और ध्यान रखना, उच्चतम तापमान की सीमा कितनी होती है, 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेल्सियस पैमाने का जो 0 डिग्री है, ऑप्शन देखिएगा, पहला 5 डिग्री, दूसरा 32 डिग्री, तीसरा 64 डिग्री और चौथा 273 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो अपने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है दोस्तों। किसके बराबर होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके जल, दूसरा पारा, तीसरा लकड़ी और चौथा चमड़ा। तो दोस्तों ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है इनमें से वो है आपका पारा। क्या है दोस्तों, पारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, दोस्तों पहला ऑप्शन कम होती है, दूसरा अधिक होती है, तीसरा बराबर होती है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर होगा वो होगा अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों, अधिक। चांदी की जो ऊष्मीय चालकता है वो तांबे की ऊष्मीय चालकता से ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बोलोमीटर मापने की युक्ति है। पहला ऑप्शन आपके दाब के, दूसरा पौधों में वृद्धि के, तीसरा ऊष्मीय विकिरण के और चौथा वायु की गति के। तो दोस्तों बोलोमीटर जो होती है वो अपने किस काम में आती है, जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। बोलोमीटर अपने ऊष्मीय विकिरण को मापने के काम आती है। ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पहला ऑप्शन आपका पारा, दूसरा पानी, तीसरा ईथर और चौथा बेंजीन। तो दोस्तों कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, यहाँ पर इन चारों में से आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ भी जोड़े, उनको भी फायदा मिल सके इस क्लास का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। पहला ऑप्शन आपका पराबैंगनी किरण, दूसरा अवरक्त किरण, तीसरा कॉस्मिक किरण और चौथा प्रकाशीय किरण। बहुत बार आता है प्रश्न दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका अवरक्त किरण। सूर्य विकिरण का जो भाग है वो है अवरक्त किरण, जो आपके सोलर कुकर को गर्म करता है। तो देखिए अगला प्रश्न। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्वथनांक, दूसरा गलनांक, तीसरा वाष्पन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है दोस्तों गलनांक। ठोस का द्रव में बदलना गलनांक होता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। और द्रव का गैस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना ये होता है आपका क्वथनांक।
ये क्या होता है, क्वथनांक। और ठोस का सीधे गैस में बदलना वो होता है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या होता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का क्या लक्षण होता है, मतलब अगर कोई वस्तु सुपर चालकता दर्शाती है, अति चालकता दर्शाती है, चालक से भी बहुत ज्यादा, तो उसका क्या लक्षण है। पहला ऑप्शन आपका उच्च पारगम्यता, दूसरा निम्न पारगम्यता, तीसरा शून्य पारगम्यता और चौथा अनंत पारगम्यता। तो अति चालकता का जो लक्षण होता है दोस्तों वो होता है उच्च पारगम्यता। क्या होता है, उच्च पारगम्यता। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन आपको खर्च को कम करने के लिए, दूसरा क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, और तीसरा सुरक्षा के लिए, और चौथा फ्यूज के रूप में। तो दोस्तों विद्युत उपकरण में अर्थ का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सुरक्षा के लिए। किसके लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए अर्थ काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। पहला ऑप्शन आपका प्रतिरोध, दूसरा केवल धारा, तीसरा केवल वोल्टता और चौथा धारा और वोल्टता दोनों। तो दोस्तों देखो, पहले ओम का नियम होता क्या है, अगर हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, मान लो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार में हमने धारा प्रवाहित करी आई। क्या प्रवाहित करी, धारा आई प्रवाहित करी। तो इस चालक तार के सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, वोल्टेज, विभवांतर उत्पन्न होगा। यहाँ पर इसके सिरों के ऊपर वोल्टेज उत्पन्न होगा। ये जो उत्पन्न विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, मतलब V समानुपाती होगा I के। V समानुपाती किसके होगा, I के। फिर यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट काम में आता है R, तो अपन लिखते हैं V बराबर IR। R है यहाँ पर प्रतिरोध स्थिरांक, जिसको यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो ओम का नियम देखो क्या परिभाषित कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर वोल्टता मतलब विभवांतर को भी परिभाषित कर रहा है, और धारा मतलब आई को भी परिभाषित कर रहा है। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा वो होगा धारा और वोल्टता दोनों को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है, ध्यान रखना। शुष्क सेल है, पहला ऑप्शन प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल, तीसरा तृतीयक सेल और चौथा चतुर्थक सेल। तो दोस्तों शुष्क सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल होता है। क्या होता है, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल है, डेनियल सेल है, लेक्लांसी सेल है, मरकरी सेल है, ये आपके वोल्टाइक सेल है, ये प्राथमिक सेलों में आते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिनको अपन एक बार ही चार्ज कर सकते हैं, दूसरी बार चार्ज नहीं कर सकते, वो होते हैं प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल जिनको बार बार अपन चार्ज कर सकते हैं, जैसे शीशा संचायक सेल होता है, एडिशन सेल होता है, वो होते हैं द्वितीयक सेल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, दूसरा अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ना, तीसरा किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो फ्यूज तार का उपयोग होता है वो किस लिए होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय ये विद्युत परिपथ को तोड़ने का काम करता है, मतलब अपने विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन ये मेष स्विच के साथ समांतर में संयोजित होता है, दूसरा ये मुख्यतः सिल्वर मिश्र धातुओं से बना होता है, तीसरा इसका गलनांक निम्न होता है और चौथा इसका प्रतिरोध अति उच्च होता है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इसका गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? इसका गलनांक निम्न होता है। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज मतलब किस सिद्धांत पर काम करता है? पहला विद्युत का रासायनिक प्रभाव, दूसरा विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, तीसरा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और चौथा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा वो होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। क्या होगा? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च ज्ञात कीजिए, या विद्युत खर्च क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको अगर यूनिट निकालना है तो पहले यूनिट ज्ञात करने का सूत्र देखिएगा। यूनिट ज्ञात करने का सूत्र छोटा सा ध्यान रखना, वाट मतलब कितने वाट का है इनटू समय, कितने समय के लिए चला, इनटू दिन बटे में अपन 1000 लिखेंगे। बटे में क्या लिखेंगे? 1000। तो यहां पर अपने को कह रहा है 100 वाट का बल्ब है तो वाट की जगह लिख दिया हमने 100 गुणा कितने समय चल रहा है तो 10 घंटे, इनटू में 10 लिख दिया। कितना दिन चल रहा है, दिन अपने को दिया नहीं तो अपन मान लेते हैं 1 महीना या 1 दिन मान लेते हैं। तो बटे में कर दिया हमने 1000। बटे में क्या कर दिया? 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, बचा क्या? 1 बचा। तो ये अपना 1 यूनिट आया है, इसके द्वारा खर्च किया गया। अब 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? तो 1 यूनिट का 5 रुपया है तो अपने का आंसर जो होगा वो क्या होगा? 5 रुपये। कितना हो जाएगा? 5 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन आपका विभवांतर, दूसरा विद्युत शक्ति, तीसरा विद्युत ऊर्जा और चौथा विद्युत विभव। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? विद्युत ऊर्जा की। और 1 किलोवाट घंटा जो होता है जिसको अपन kWh से लिखते हैं, इसका मान होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। चलिए ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो पहला ऑप्शन आपका ग्राहम बेल, दूसरा लॉर्ड लिस्टर, तीसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा आइंस्टीन। तो दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार करने वाले थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। मतलब तड़ित चालक को अपन हिंदी में दूसरा नाम देते हैं इसको बिजली। क्या कहते हैं? बिजली। तो बिजली या तड़ित चालक का आविष्कार करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत के रूप में प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन आपका अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड, दूसरा सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड और चौथा अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर होगा शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में जो काम में आता है वो है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, NH4Cl और ZnCl2। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित अधातु में से, यहां पर ध्यान रखना ये कोई मतलब नहीं है इसका दोस्तों, निम्नलिखित अधातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सल्फर, दूसरा सिलीनियम, तीसरा ब्रोमीन और चौथा फास्फोरस। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सिलीनियम। सिलीनियम एक मंद चालक नहीं है, बाकी के मंद चालक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन आपका यूरेनियम, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा और चौथा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु काम में ली जाती है वो है आपके यूरेनियम। कौन सी है? यूरेनियम। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है।
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? पहला ऑप्शन आपका डायनेमो, दूसरा ट्रांसफॉर्मर, तीसरा विद्युत मोटर और चौथा इंडक्टर। तो दोस्तों विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है विद्युत मोटर। कौन करती है? विद्युत मोटर। और डायनेमो या जनित्र होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक को किस में बदलता है? विद्युत में बदलता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ट्रांसफॉर्मर विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 3 पिन बिजली के पलंग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के पलंग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। पहला ऑप्शन आधार सिरे से, दूसरा सजीव सिरे से, तीसरा उदासीन सिरे से और चौथा किसी भी सिरे से। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा, 3 पिन बिजली के पलंग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। किससे जोड़ना चाहिए? आधार सिरे से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका अति चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा चालक और चौथा रोधी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उस पदार्थ को कहते हैं अति चालक। क्या कहते हैं? अति चालक, सुपर कंडक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप जो होता है उसमें क्या भरा होता है? पहला ऑप्शन कम दाब पर पारा, दूसरा अधिक दाब पर पारा और तीसरा नियोन और पारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सही आंसर होगा कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, पहला ऑप्शन लोहा के, दूसरा एल्यूमिनियम के, तीसरा तांबा के और चौथा इस्पात के। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा वो होगा तांबा के। तड़ित चालक जो होते हैं वो बिजली के उपकरण जो होते हैं वो किससे बनते हैं? आपके तांबे से बनते हैं, कॉपर से बनते हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर करें और कमेंट भी करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।